सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉलिक्यूलर जोन। तो कल हमने बायोमॉलिक्यूल शुरू किया था। हाँ जी, तो कल हमने बायोमॉलिक्यूल शुरू किया था। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हमने शुरू किया था, जिसमें ग्लूकोज के बारे में हमने पढ़ा था सब कुछ। ओपन चेन स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर, हॉवर्थ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, सारी चीज़ें क्या क्या एविडेंसेस हैं जो ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को क्या उनके लिए एविडेंस है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को वेरीफाई करते हैं कि ऐसा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होगा, उसमें इतने OH ग्रुप्स प्रेजेंट है, उसमें ऐसा CHO ग्रुप प्रेजेंट है, ये जो 6 कार्बन है वो स्ट्रेट चेन के अंदर प्रेजेंट है। ये सारी चीज़ों के रिएक्शंस जो थी वो हमने पढ़ी थी। साइक्लिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ओपन चेन स्ट्रक्चर पढ़ लिया, ग्लूकोज कंप्लीटली डन कर लिया था हमने लास्ट क्लास में। आज हमें कार्बोहाइड्रेट का नेक्स्ट पार्ट पढ़ने हैं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में कार्बोहाइड्रेट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स: मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स के अंदर हमारे 2 इंपॉर्टेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं। वन इज ग्लूकोज जो हम पढ़ चुके हैं, सेकेंड है फ्रक्टोज जो अब हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फ्रक्टोज के बारे में भी ये सारी ही चीजें हमें पढ़नी है कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्रक्टोज का फिशर प्रोजेक्शन क्या है, फ्रक्टोज का हॉवर्थ प्रोजेक्शन क्या है, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो फ्रक्टोज जैसे ग्लूकोज था, ग्लूकोज 6 मेंबर के रिंग है और 6 कार्बन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली फ्रक्टोज के अंदर भी 6 कार्बन प्रेजेंट होते हैं और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिल्कुल सेम होता है जैसा कि ग्लूकोज का होता है, C6H12O6। बट ग्लूकोज क्या था? ग्लूकोज इज एन एल्डोज और फ्रक्टोज इज अ कीटोज। एल्डोज और कीटोज मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि हम मोनोसैकेराइड्स को फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं एल्डोज और कीटोज में। एल्डोज मींस वो कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है पॉलीहाइड्रोक्सीज के साथ, और कीटोज वो है जो पॉलीहाइड्रोक्सी के साथ कीटोन ग्रुप प्रेजेंट रखते हैं अपने में। तो फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी 6 कार्बन स्ट्रेट चेन के अंदर कनेक्टेड होते हैं। इसमें सेकेंड वाले कार्बन पे कीटोन ग्रुप लगा है, क्योंकि कीटोज है तो कीटोन कभी भी टर्मिनल पे नहीं लगा होता, हमेशा बीच में लगा होता है। तो बीच में वो सेकेंड कार्बन पे लगा हुआ है। बाकी जितने भी कार्बन उन सभी के ऊपर एक एक OH ग्रुप होगा। तो जो ये टर्मिनल कार्बन है इन पे अगर OH आएगा तो इट मीन्स ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएंगे। ये CH2OH, ये CH2OH। बाकी मैंने आपको बताया था कि जैसे ग्लूकोज के अंदर थर्ड कार्बन पे नंबरिंग हम हमेशा कहाँ से करेंगे? ऊपर से करते हैं कि दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस 5 एंड दिस इज 6। तो थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी जितने भी आपके कार्बन्स हैं उन सभी पे OH राइट हैंड साइड में होगा। यहाँ पर राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में। बाकी जो वैलेंसीज बच गई उसको हम H से सेटिस्फाई कर देते। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। ओपन चेन स्ट्रक्चर फ्रक्टोज का ऐसा होता है। अब इसकी भी अगर मुझे कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट करनी है, जैसे मैंने ग्लूकोज की कॉन्फ़िगरेशन फाइंड आउट की थी कि ग्लूकोज इज डी ग्लूकोज या D प्लस ग्लूकोज। तो D प्लस ग्लूकोज का मतलब क्या है? D मीन्स कि ग्लूकोज ग्लिसरॉल्डिहाइड के D आइसोमर से रिजेंबल करता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के बारे में भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन D होगी या L होगी, ये हम किससे कंपेयर करके बताएंगे? ग्लिसरॉल्डिहाइड से कंपेयर करके बताएंगे। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड मैंने आपको बताया था कि ग्लिसरॉल्डिहाइड का एक आइसोमर ले लिया जाता है जिसमें जो एसिमेट्रिक कार्बन है उस एसिमेट्रिक कार्बन के ऊपर एक CHO लगा हुआ है, एक CH2OH लगा हुआ है, और इस एसिमेट्रिक कार्बन पे एक बार राइट हैंड साइड पे OH लगा हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड पे H लगा हुआ है, और दूसरा जो इसका आइसोमर है उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड लगा हुआ है और H राइट हैंड साइड लगा हुआ है, और CHO और CH2 एज इट इज है। तो जब OH राइट हैंड साइड होगा तो इसको बोलेंगे डी ग्लिसरॉल्डिहाइड, और अगर OH लेफ्ट हैंड साइड होगा तो इसको बोलेंगे हम एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। और इसी को ही हम कंपेयर करते हैं इसके साथ कि जब भी हम किसी भी कार्बोहाइड्रेट की कॉन्फ़िगरेशन निकालना चाहते हैं तो उसका जो लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन है, लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन कौन सा है भाई? लोएस्ट कार्बन तो ये है, बट ये एसिमेट्रिक नहीं है। एसिमेट्रिक मीन्स चारों एटम्स अलग अलग होने चाहिए, बट इसमें 2 H सेम है, तो ये लोएस्ट है बट एसिमेट्रिक नहीं है। ये वाला जो फिफ्थ कार्बन है दिस इज लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन। तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है ना
ये कॉन्फ़िगरेशन इतनी देखो, ये कॉन्फ़िगरेशन इन दोनों में से किससे मैच करती है? डी वाले से मैच करती है, क्योंकि जो ये कार्बन है इस पे CH2OH एज इट इज है। इस कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में है और इन दोनों आइसोमर में से डी ग्लिसरॉल्डिहाइड में OH राइट हैंड साइड पे है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो जाएगी? डी। इसको मैं बोलूंगी डी फ्रक्टोज। अब उसके बाद ग्लूकोज के अंदर हमने साइन पढ़ा था कि यहाँ पर जो साइन था वो प्लस में था, तो यहाँ पर प्लस में होगा कि माइनस में होगा? तो जो ये साइन है ना, प्लस और माइनस का साइन, ये रिप्रेजेंट करता है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसकी ऑप्टिकल रोटेशन क्या है। ये पीपीएल को, आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, लेफ्ट की तरफ रोटेट करता है या राइट की तरफ रोटेट करता है। तो फ्रक्टोज की जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो लीवो रोटेटरी है, तो अगर ये लीवो रोटेटरी है तो डी माइनस फ्रक्टोज होगा। तो इसका नाम हम क्या लिखते हैं? डी माइनस फ्रक्टोज। ग्लूकोज का लिखते हैं डी प्लस ग्लूकोज। क्लियर? ये सब फ्रक्टोज के बारे में। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग यहां से। अभी ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात हो गई। जैसे ग्लूकोज का क्लोज चेन स्ट्रक्चर होता है या साइक्लिक चेन स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से इसका भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पर भी आपस में क्या होगा, जैसे ग्लूकोज के जो एल्डिहाइड ग्रुप का O था, उस O ने 5th कार्बन पे अटैक करके और एक रिंग बना ली थी, रिंग के फॉर्म में वो हो गया था, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गया था। इसी तरह से यहाँ पे जो कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप, देखो स्ट्रक्चर बनाना बहुत ईजी है, कभी भी रटना नहीं है, याद रखना है इसको कि कैसे बनाना है। सबसे पहले चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है, 6 कार्बन लाइन से बना लो। 2 3 4 5 6 6 कार्बन लाइन से बना लिए। फ्रक्टोज में सेकंड वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड आएगा, बाकी सब पे सिंगल बॉन्ड्स आएंगे और सभी के ऊपर एक एक OH तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर अगर एक OH आएगा तो यहाँ पर जो 2 वैलेंसीज खाली रह गई वो H से सेटिस्फाई होंगी, तो इसको मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ CH2OH। और सेम यहाँ पर है, अगर यहाँ पर एक OH आ रहा है और 2 जो खाली रह गई इसकी वैलेंसी, वो दोनों वैलेंसी H सेटिस्फाई करेगा, तो इसको भी मैं डायरेक्टली ऐसे लिख सकती हूँ CH2OH। तो आपको ये चीज याद रखनी है, फ्रक्टोज के अंदर पहला और लास्ट जो कार्बन है वो प्राइमरी अल्कोहल है, तो डायरेक्टली CH2OH आपको लिख देना है। बाकी जितने भी कार्बन है उन सभी के ऊपर एक H आएगा, एक OH आएगा। तो बस इस चीज को याद रखना है कि जो थर्ड कार्बन है 1 2 3, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा, बाकी सारे कार्बन के जो OH हैं वो राइट हैंड साइड में होंगे। बस रटने की कोई नीड ही नहीं, बस एक चीज याद रखनी है, ये थर्ड कार्बन वाली, बाकी एज इट इज। तो ये हो गया फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ये यहाँ पर वापस से अटैक करता है, इस ऑक्सीजन को बाहर निकालता है। तो ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है, ये ऑक्सीजन इस H को यहाँ से ले लेगा तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से टूट गया और ये बॉन्ड टूटते ही ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन जाएगा और रिंग क्रिएट हो जाएगी। कैसे? देखो ऐसे रिंग क्रिएट हो सकती है कि इस कार्बन ने इस वाले कार्बन 1 2 3 4 और 5, सेकेंड कार्बन जब 5th कार्बन के साथ अगर बॉन्ड बना लेगा तो क्या होगा, ऊपर वाला जो कार्बन है CH2OH वो तो एज इट इज रह गया। उस CH2OH को मैं ऐसे कह सकती हूँ कि जब इस कार्बन का ये डबल बॉन्ड टूट जाएगा, तो डबल बॉन्ड टूटने के बाद इसने यहाँ पर इस वाले कार्बन से 5th कार्बन से बना ली रिंग, और 5th कार्बन से जब ये रिंग बनाएगा तो ये CH2OH या तो इस तरफ चला जाएगा या इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, ये CH2OH जो ऐसे था वो या तो इस लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा या राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। तो अगर ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाता है CH2OH, तो राइट हैंड साइड पे क्या आएगा, ये O और इस O ने इस H पे अटैक किया हुआ था, इट मींस ये बन गया OH। या तो ऐसी वाली कॉन्फ़िगरेशन आएगी, और अगर ये इस तरफ ना जाके CH2OH इस तरफ आ गया और OH लेफ्ट हैंड साइड चला गया, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, ऐसे CH2OH आ जाएगा राइट हैंड साइड में और OH आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में। इतना ही तो चेंज होगा, बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम। और ये भी क्या है, 2 पॉसिबिलिटी हैं कि ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा हो गया तो भाई देखो, बाकी ये वाला फर्स्ट कार्बन, सॉरी ये था फर्स्ट कार्बन और ये सेकंड कार्बन था, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। अब इसने सेकंड वाले कार्बन ने फिफ्थ थर्ड फोर्थ फिफ्थ वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन ये लिंकेज इस तरह से
बनाई हुई है, ये बन गया। बाकी जितने भी कार्बन है उन सभी कार्बन पे आपने एज इट इज जैसा HOH लगा हुआ है वैसा लगा देना है। थर्ड कार्बन पे देखो OH लेफ्ट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड पे लगा दो। राइट हैंड साइड में H है, यहाँ पर राइट हैंड साइड में OH है, इधर H है, इसके ऊपर एक H है, जो इसका OH था वो तो यहाँ रिंग में इन्वॉल्व हो गया और ये CH2OH बन गया। ठीक है, सेम चीज आपको यहाँ पर कर देनी है कि जो बाकी कार्बन है वो एज इट इज रखनी है। ये वाला फर्स्ट कार्बन था, ये वाला सेकंड कार्बन था, बाकी नीचे आपको एज इट इज बना देना है। थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन जो है वो CH2OH है। और इस सेकेंड वाले कार्बन ने ऑक्साइड लिंकेज बनाई हुई है फिफ्थ वाले कार्बन के साथ। बाकी H और OH एज इट इज लगा दो। यहाँ पर एक H था खाली और ये 1 2 थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में बन गया ये। अब इन दोनों फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में ये दोनों स्ट्रक्चर कैसे हो गए? साइक्लिक स्ट्रक्चर हो गए, क्योंकि इसके अंदर रिंग बन गई। अब सेम जैसे ग्लूकोज में हमने पढ़ा था कि अगर OH राइट हैंड साइड में है तो उस फ्रक्टोज फॉर्म को हम क्या बोलेंगे? अल्फा फॉर्म। जैसे हमने ग्लूकोज में अल्फा फॉर्म बोली थी, क्योंकि ये दोनों किस चीज से डिफर है? ये सिर्फ कार्बन सेकंड से डिफरेंस, कि इन दोनों के अंदर जो कार्बन नंबर सेकंड है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इस कार्बन नंबर सेकंड पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है, CH2OH राइट हैंड साइड में है, और इस वाले फॉर्म के अंदर जो कार्बन 2 है उसमें OH राइट हैंड साइड पे है और CH2OH लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो कार्बन नंबर 2 की जो कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ वो डिफरेंट है। तो अगर यहाँ पर OH राइट हैंड साइड में होगा तो इसको हम बोलेंगे अल्फा फॉर्म, ये इसकी अल्फा फॉर्म है। और अगर प्रॉपर नेम लिखना है तो ये हो जाएगा अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, अल्फा डी माइनस फ्रक्टोज, ये इसका प्रॉपर नेम हो जाएगा। और ये क्या फॉर्म है? ये फॉर्म है बीटा फॉर्म, जब OH लेफ्ट हैंड साइड पे होगा। और प्रॉपर नेम हम इसको लिख सकते हैं बीटा डी माइनस फ्रक्टोज। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर पूछा जाता है। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन, जो क्लोज्ड स्ट्रक्चर ओपन स्ट्रक्चर दोनों चीज दिखाई हुई है। ये कौन सी प्रोजेक्शन है? ये है जी फिशर प्रोजेक्शन। नोट डाउन कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज फिशर प्रोजेक्शन। अब इसके बाद पढ़नी है हमें नेक्स्ट, जो हावर्थ प्रोजेक्शन हमने ग्लूकोज की पढ़ी थी, सिमिलरली हम फ्रक्टोज के लिए भी हावर्थ प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट इज हावर्थ प्रोजेक्शन। जो हावर्थ प्रोजेक्शन है, जैसे ग्लूकोज के लिए जो हावर्थ प्रोजेक्शन है वो किसको कंपेयर करके बनाई गई थी? पायरान को कंपेयर करके बनाई गई थी, कि पायरान के जैसा 6 मेंबर का 6 एटम्स की रिंग होगी जिसमें से एक एटम ऑक्सीजन होगा। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हावर्थ प्रोजेक्शन होगी वो फ्यूरान को ध्यान में रख के बनाई जाएगी। फ्यूरान इज दिस, 5 मेंबर्स की रिंग होती है जिसमें एक मेंबर ऑक्सीजन होता है। तो इसी तरह से ये फ्रक्टोज की भी ये बनाई जाएगी। मैं ऐसा करती हूँ, इसको ना यहीं पे बना लेती हूँ, यहाँ आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसकी जो साइक्लिक फॉर्म है वो यहाँ पर, इसकी साइक्लिक फॉर्म यहाँ पर। हावर्थ प्रोजेक्शन। अब देखो, तो मैंने आपको क्या बताया कि इसको हम इस तरह की फॉर्म में बनाएंगे। तो ऐसे 5 मेंबर की हमें रिंग बना लेनी है। 5 मेंबर की रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन है टॉप पे और बाकी जो कार्बन है वो जो ये कॉर्नर्स हैं ये बाकी के कार्बन है। तो अगर मेरे को अल्फा फॉर्म बनानी है तो देखो, एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तीसरा कार्बन ये, चौथा कार्बन ये। तो यहाँ पर ऐसे लाइंस डाल लो। ठीक है, लाइंस डाल ली। अब जो ये फर्स्ट कार्बन है, ये फर्स्ट कार्बन सबसे पहले यहां पर आएगा, इस पोजीशन पे सेकंड कार्बन है। फर्स्ट कार्बन या तो ऊपर आएगा या नीचे आएगा, डिपेंड करेगा कि हम कौन सी फॉर्म बना रहे हैं। तो यहां से शुरुआत होगी सेकंड कार्बन से। जो ये सेकंड कार्बन है वो यहाँ आएगा, फिर यहाँ पर थर्ड कार्बन आएगा, फिर यहाँ फोर्थ कार्बन आएगा, फिर यहाँ फिफ्थ कार्बन आएगा, और जो सिक्स्थ कार्बन है ये CH2OH, ये हमेशा ऊपर आएगा, हमेशा CH2OH ऊपर आएगा, चाहे अल्फा फॉर्म है चाहे बीटा फॉर्म है। क्लियर? सिमिलरली हमें यहाँ पर बना लेते हैं कि आपको सबसे पहले से फ्यूरान जैसी रिंग बना लेनी है। फ्यूरान जैसे रिंग बनाने के बाद जो सेकंड वाला कार्बन है वो यहाँ से शुरू होगा, ऐसे लाइंस डाल लो। जो सेकंड वाला कार्बन है वो यहाँ से शुरू होगा,
फर्स्ट कार्बन इन दोनों में से ऊपर नीचे कहीं पर जाएगा, सेकंड कार्बन यहाँ, थर्ड कार्बन यहाँ, फोर्थ कार्बन यहाँ, फिफ्थ कार्बन, और जो सिक्स्थ कार्बन CH2OH वाला है वो हमेशा ऊपर जाएगा। ठीक है, इतना दोनों में सेम है। अब उसके बाद मैंने आपको ग्लूकोज में जैसे बताया था कि जो भी चीजें फिशर प्रोजेक्शन के अंदर लेफ्ट हैंड साइड में है वो ऊपर चली जाएंगी, जो राइट हैंड साइड में है वो नीचे आ जाएंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो सेकंड वाले कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, CH2OH, तो CH2OH जो सेकंड कार्बन पे है वो ऊपर चला जाएगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। राइट साइड में OH है तो OH नीचे आ जाएगा। थर्ड कार्बन पे देखो OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ये OH ऊपर चला जाएगा, और H राइट हैंड साइड में है तो H नीचे आ जाएगा। फोर्थ कार्बन पे H लेफ्ट हैंड साइड में है तो H ऊपर, OH राइट हैंड साइड में है तो OH नीचे। अब फिफ्थ कार्बन के ऊपर एक H है, CH2OH तो हमेशा ऊपर ही रहेगा, और H आ गया। ये हो गई अल्फा फॉर्म, सिंपल, कुछ रटने की नीड ही नहीं है, कुछ भी रटने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। बस आपको ये बीच वाला स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर, ये भी मैंने बता दिया कि अभी ये आपको कॉन्सेप्ट से याद रखना है। फॉर्मूला C6H12O6 है, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में लगा दो, सेकंड कार्बन पे कार्बोनिल ग्रुप लगा दो डबल बॉन्ड O, और पहला कार्बन और लास्ट कार्बन प्राइमरी अल्कोहल, बाकी सभी पे एक एक OH लगा दो। थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में आएगा, बाकी सारे कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में आएगा, और फिर उनका ऐसे अटैक करा के अल्फा और बीटा फॉर्म बना दी। अल्फा फॉर्म में सेकंड कार्बन पे OH राइट हैंड साइड में होगा, और बीटा फॉर्म में OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा। अब इसी को देख के आपको इसकी हॉवर्थ प्रोजेक्शन बना देनी है। जैसे अल्फा बनाई है वैसे ही बीटा बना के देखो, देखो एक बार बीटा बना के बन रही है कि नहीं बन पा रही। चलिए, तो सेकंड कार्बन पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में OH है, राइट हैंड साइड में CH2OH है, तो जो लेफ्ट हैंड साइड में होता है वो ऊपर की तरफ आते हैं यहाँ पर, जो राइट हैंड साइड में होता है वो नीचे की तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड में OH है तो यहाँ OH आ जाएगा, CH2OH नीचे आ जाएगा। थर्ड कार्बन पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में OH है तो इसका भी OH ऊपर, H राइट हैंड साइड में है तो वो नीचे। फोर्थ कार्बन पे थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कार्बन, सिक्स्थ कार्बन, तो फोर्थ कार्बन पे H है लेफ्ट हैंड साइड में तो वो ऊपर आ जाएगा, और OH नीचे, और यहाँ पर H। तो ये हो गई बीटा फॉर्म जी, बीटा डी फ्रक्टोज, और ये हो गया अल्फा डी फ्रक्टोज। तो ये स्ट्रक्चर्स पूछे जा सकते हैं, बनवाए जा सकते हैं, फिशर प्रोजेक्शन, हॉवर्थ प्रोजेक्शन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट पे चले, तो मोनोसेकेराइड हमारा ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, ये दोनों सिलेबस में दोनों डन हो चुके हैं, इनका प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर सब कुछ हमने देख लिया। अब नेक्स्ट बात करते हैं डाइसेकेराइड्स की। डाइसेकेराइड्स का मतलब क्या होता है, जब ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनको हाइड्रोलाइज करने पे 2 यूनिट्स मिले, 2 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मिलती हैं, उनको बोला जाता है डाइसेकेराइड्स। तो इट मींस इनका स्ट्रक्चर भी 2 यूनिट से मिलके बना होगा। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि जैसे सुक्रोज है वो एक डाइसेकेराइड है, तो उसके हाइड्रोलिसिस करने पे हमें क्या मिलेगा, ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर प्रेजेंट है। माल्टोज है, माल्टोज इज अ डाइसेकेराइड, तो अगर मैंने उसको हाइड्रोलाइज कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा, कौन कौन सी यूनिट्स मिलेंगी। तो आपको सबसे पहले ये चीज याद रखनी है डाइसेकेराइड्स के अंदर कि कौन किसका मोनोमर है, या कौन किस किस यूनिट से मिलके बना है। तो डाइसेकेराइड्स के अंदर 3 डाइसेकेराइड हमें पढ़नी है। पहला डाइसेकेराइड है सुक्रोज, दूसरा डाइसेकेराइड है माल्टोज, और थर्ड डाइसेकेराइड है लैक्टोज। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ये 3 डाइसेकेराइड्स पढ़ने हैं। इसमें क्या क्या चीज याद रखनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए जो आएगा पहले मैं वो बता देती हूँ। डिस्क्रिप्टिव के लिए इनके पूरे पूरे स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए कि किसकी लिंकेज कैसे हो रही है। सुक्रोज के अंदर ये सुक्रोज किस किस से मिलकर बना होता है, सुक्रोज बना होता है बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज। जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज इन दोनों को कंबाइन किया जाता है, और अल्फा डी ग्लूकोज का C1 और बीटा डी ग्लूकोज का C2, C1 और C2 से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है।
तब सुक्रोज बनता है। ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए याद रखनी है। लास्ट ईयर भी एएमआरएस के अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, शायद सेलुलोज का या ग्लाइकोजन का। उन्होंने पूछा था कि कौन कौन C1 C4 होती है, C1 C6 होती है, कौन सी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो ये चीज आपको याद रखनी है जितने भी डाइसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हमारे सिलेबस में, सबके लिए। तो बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज और अल्फा डी ग्लूकोज, इनके कॉम्बिनेशन से इनको कंबाइन करने पे बनता है सुक्रोज। और कैसे कंबाइन होते हैं, अल्फा डी ग्लूकोज की फर्स्ट पोजीशन और बीटा डी फ्रक्टोज की सेकंड पोजीशन से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है और आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाती है। कैसे बनती है, अभी मैं स्ट्रक्चर बना के आपको दिखाऊंगी। माल्टोज के अंदर क्या है, माल्टोज में 2 यूनिट्स होती हैं, 2 यूनिट्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट होती हैं और वो दोनों किससे कनेक्टेड होती हैं, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। कि एक ग्लूकोज का तो C1 और दूसरे ग्लूकोज का C4 के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है। लैक्टोज के अंदर भी 2 यूनिट्स होंगी क्योंकि ये भी डाइसैकेराइड है, बट ये दोनों यूनिट डिफरेंट होती हैं। माल्टोज में सिर्फ दोनों यूनिट सेम होती हैं। इसके अंदर होता है बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज और बीटा डी गैलेक्टोज जब साथ में मिलेंगे, और इसकी भी लिंकेज कौन सी होगी, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, तो इनके केस में लैक्टोज बन जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, MCQs के लिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब चलते हैं हम इनके स्ट्रक्चर पे। तो सुक्रोज पढ़ेंगे पहले, लाइन बाय लाइन सारी सभी के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो सुक्रोज पे मैंने आपको क्या बताया कि एक तो होगा इसका अल्फा डी ग्लूकोज और साथ में हो जाएगा बीटा डी फ्रक्टोज। तो दोनों के स्ट्रक्चर हमें बनाने आते हैं, हम वो दोनों के स्ट्रक्चर बनाना शुरू करेंगे। अल्फा डी ग्लूकोज, भाई ग्लूकोज में सबसे पहले आपको याद रखना है ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बनता है। और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ऐसे बनता है, प्यूरान टाइप, इस तरह से। अब आपको मैंने आपको बताया था सीधी सीधी लाइन डाल देंगे। अब देखो जी, अल्फा डी ग्लूकोज है तो इट मींस अल्फा डी ग्लूकोज जो ग्लूकोज होते हैं, उनकी अल्फा और बीटा फॉर्म कौन कौन सी पोजीशन में डिफर करती है, कार्बन नंबर 1 पे उनकी कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट होती है। तो अगर अल्फा फॉर्म है तो कार्बन नंबर 1 पे जो OH है वो राइट हैंड साइड में होगा। तो इट मींस अगर ये कार्बन नंबर 1 है और राइट हैंड साइड में OH है तो OH आ जाएगा नीचे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ कार्बन और सिक्स्थ कार्बन, इसका हमेशा CH2OH ऊपर होता है। तो फर्स्ट कार्बन पे OH नीचे आ गया। फिर उसके बाद आपको ग्लूकोज में एक चीज याद रखनी होती है, फ्रक्टोज दोनों में, कि जो थर्ड कार्बन है उस वाले कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, तो थर्ड कार्बन का OH ऊपर बना दो। बना दिया। अब बाकी जितनी भी वैलेंसीज बच गई उन सभी को आपको H से कंप्लीट करना है, और जितने भी कार्बन बच गए जिन पे OH नहीं लगा उन सभी कार्बन पे OH हमेशा राइट साइड में होगा। सिर्फ और सिर्फ एक तो अगर अल्फा फॉर्म है तो फर्स्ट पोजीशन पे देखना है ग्लूकोज की, कि अगर अल्फा फॉर्म है तो OH राइट हैंड साइड में होगा, बीटा फॉर्म है तो OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा। ठीक है, वो हमने देख लिया कि अल्फा फॉर्म है तो OH राइट हैंड साइड पे है तो नीचे आ जाएगा। थर्ड कार्बन पे हमेशा OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो ऊपर जाता है। बाकी सभी कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अंदर प्रेजेंट होगा, तो सेकेंड कार्बन का OH भी नीचे आएगा और फोर्थ कार्बन का OH भी नीचे आएगा। बाकी जितनी वैलेंसी बच गई उनको H से कंप्लीट कर लो। यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, ये बन गई अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म। अब बीटा डी फ्रक्टोज में मैंने आपको बीटा डी फ्रक्टोज में क्या बताया, यहाँ से कार्बन नंबर 2 शुरू होता है। कार्बन नंबर 1 जो CH2OH है वो इन दोनों में से कहीं पे आएगा। अब ये कौन सी फॉर्म है, बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज है तो इट मींस कि जो कार्बन नंबर 2 है उस पे OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा, और अगर लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो ऊपर की तरफ OH आएगा और नीचे आ जाएगा CH2OH। सेकंड, फर्स्ट कार्बन ये था, सेकंड कार्बन ये हो गया, ये है थर्ड कार्बन। थर्ड कार्बन पे मैंने बताया चाहे ग्लूकोज है चाहे फ्रक्टोज है OH लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो इट मींस इस स्ट्रक्चर के अंदर OH ऊपर की तरफ आ जाएगा। अब ये
फोर्थ कार्बन है, ये फिफ्थ कार्बन है, बाकी जितने कार्बन बच गए उन सभी पे OH क्या होगा, वो राइट हैंड साइड में होगा, तो यहाँ पर नीचे की तरफ आएगा। 1 2 3 4 5 और सिक्स्थ कार्बन हमेशा यहाँ पर ऊपर होगा। ये बच गया, ये H आ गया, यहाँ पर H आ गया, ये बच गया था, यहाँ पर H आ गया। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है, अब मैंने आपको बताया था कि आपको याद रखना है, एक मिनट, अब मैंने आपको बताया था अभी इससे पहले कि आपको ये चीज याद रखनी है कि सुक्रोज के अंदर बीटा डी फ्रक्टोज अल्फा डी ग्लूकोज की C1C2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है, C1C2। तो इस वाले कार्बन, इस वाले ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 ये है और फ्रक्टोज का C2 ये है, तो इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का मतलब होता है कि जब दो कार्बन आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना रहे हैं तो इट मीन्स ऑक्साइड ऑक्साइड लिंकेज बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, जब वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाए, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल करके दो कार्बन आपस में ऑक्साइड लिंकेज से कनेक्ट हो जाते हैं, उसी को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। तो अब देखो यहाँ पर OH है, ये मेरे पास OH है और एक ये OH है, तो अगर ये आपस में कनेक्ट होना चाहते हैं तो इनको क्या निकालना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ से वाटर। तो 2H और एक O, H2O अगर बाहर निकल जाएगा तो सिंपल बचेगा क्या, यही तो बचेगा, सिर्फ एक सिंगल O बचेगा, सिंगल O बच जाएगा, और उसी सिंगल O से ये स्ट्रेच आउट करके ये दोनों कार्बन आपस में अटैच हो जाएंगे, और इसी लिंकेज को क्या कहा जाता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो अगर आपसे डिस्क्रिप्टिव में इसका स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो आप इसको प्रॉपर इस तरह से बना के आओगे। एनसीईआरटी के अंदर ये स्ट्रक्चर ऐसे नहीं दे रखा, इस फ्रक्टोज को यहाँ पे बना के और फिर बनाया गया है, बिल्कुल समझ नहीं आएगा, वो चीज समझ ही नहीं आएगी कि अगर सुक्रोज के अंदर C1C2 लिंकेज है तो भाई वो कैसे C1C2 है, उसके अंदर उसको पलट के उल्टा दिखाया गया है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। आप ऐसे समझोगे, ऐसे ही बनाओगे, एग्जामिनर को भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा, आपको भी क्लैरिटी रहेगी, क्योंकि बनाते टाइम अगर हम रट के लिख रहे हैं और थोड़ी भी चीज गलत हो गई तो बस काम खत्म हो जाएगा सब, क्योंकि इनमें इनके स्ट्रक्चर्स में अगर एक OH ऊपर नीचे आपने कर दिया ना, वहीं पर चीजें गलत हो जाएंगी। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज, जिसके अंदर ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। अब दो तीन चीज यहाँ पर सुक्रोज की याद रखने की है कि जो सुक्रोज है, हमने ये चीज पढ़ी थी जो पूछी जा सकती है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर, कि हमने ये चीज पढ़ी थी कि जो सुक्रोज है, सुक्रोज का फॉर्मूला है C12H22O11। ठीक है, C12H22O11, इसको मैं पानी के अंदर, इसको इसका जब हाइड्रोलिसिस करूंगी, हाइड्रोलिसिस करने पे मुझे क्या मिलेगा, 2 यूनिट्स मिलेंगी जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H12O6, C6H12O6, बट एक क्या है, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। और अब हमें ये भी पता चल गया कि भाई ग्लूकोज और फ्रक्टोज कौन कौन सी फॉर्म वाले हैं, ये है अल्फा फॉर्म का और ये होता है बीटा फॉर्म का। जब इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो मेरे को ये चीज मिलेंगी। तो इसका जो नेचर है, जो सुक्रोज है, सुक्रोज का नेचर क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है कब, जब तक इसका हाइड्रोलिसिस नहीं किया जाता। अगर मैं नॉर्मल इस सुक्रोज की बात कर रही हूँ तो ये डी होगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा, या मैं कह सकती हूँ प्लस साइन में इसका कन्वेंशन से शो करूंगी कि दिस इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, क्योंकि ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की तरफ रोटेट कर देता है, और अगर ये राइट की तरफ रोटेट करेगा तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी हो जाएगा। बट जैसे ही मैंने इसका हाइड्रोलिसिस किया तो मुझे एक तो मिल जाएगा ग्लूकोज और एक मिलेगा फ्रक्टोज। तो ग्लूकोज हमें पता है कि ग्लूकोज इज प्लस मीन्स ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, इसके साइन में हम क्या करते हैं, डेक्स्ट्रो यूज करते हैं। और फ्रक्टोज क्या है, माइनस है, माइनस मीन्स कि लीवो रोटेटरी है। तो इसके हाइड्रोलिसिस करने पे एक यूनिट हमें मिल रही है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक यूनिट हमें मिल रही है लीवो रोटेटरी। तो अब क्या होगा, अब हो सकता है कि ये डेक्स्ट्रो भी रह जाए, ये हो सकता है कि लीवो भी रह जाए। एक मिनट क्लास।
तो हो सकता है कि ये वाला डेक्स्ट्रो रोटेटरी ही रह जाए, हो सकता है लीवो रोटेटरी रह जाए। तो जब हाइड्रोलिसिस करेंगे ना, तो हमें ये पता चलता है कि जो ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी है उसकी ऑप्टिकल रोटेशन है प्लस में 52.5 डिग्री, और अगर ये फ्रक्टोज लीवो रोटेटरी है तो इसकी ऑप्टिकल रोटेशन है -92.4 या 92.5 डिग्री के आसपास। तो जब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो ओवरऑल जो सोल्यूशन है वो निकल के आएगा कि वो लीवो रोटेटरी हो जाएगा। तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी था, बट इसका हाइड्रोलिसिस करने के बाद जो सोल्यूशन निकल के आया सुक्रोज का सोल्यूशन, दैट सोल्यूशन विल बिकम लीवो रोटेटरी। तो ऐसे शुगर्स जो कि हाइड्रोलिसिस करने पे अपने ऑप्टिकल रोटेशन को इन्वर्ट कर देते हैं, अपने नेचर को कॉन्फ़िगरेशन को इन्वर्ट कर देते हैं, उनको कहा जाता है इन्वर्ट शुगर। तो सुक्रोज क्या है? सुक्रोज इज अ इन्वर्ट शुगर। क्वेश्चन आ सकता है डिस्क्रिप्टिव में कि डिफाइन इन्वर्ट शुगर, तो आपको डिफाइन करना है कि those carbohydrates or those sugars which can invert their optical rotation on hydrolysis are called invert sugar. For example, sucrose. Clear? अब एक और चीज है यहाँ पर कि जो शुगर्स होती हैं वो शुगर रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स होती हैं। कुछ शुगर रिड्यूसिंग होती हैं, कुछ शुगर नॉन रिड्यूसिंग होती है। तो अब रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का क्या चक्कर है? रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग का मतलब है वो शुगर्स विच कैन रिड्यूस टॉलेंस और फेलिंग्स रिएजेंट, जो कि टॉलेंस और फेलिंग रिएजेंट को या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर सकती हैं, खुद ऑक्सीडाइज हो सकती हैं उनके प्रेजेंस में, उनको रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। और जो इनको रिड्यूस नहीं कर सकती उनको नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहा जाता है। तो जैसे ग्लूकोज रिड्यूसिंग शुगर है, फ्रक्टोज रिड्यूसिंग शुगर है, बट सुक्रोज क्या रिड्यूसिंग शुगर है? सुक्रोज रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसके कॉम्बिनेशन से बना है? ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज के कॉम्बिनेशन से बना है, और ग्लूकोज के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन है, कौन सा कार्बन होता है? कार्बन नंबर 1। और फ्रक्टोज के अंदर फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन जिसपे कार्बोनिल प्रेजेंट होता है वो होता है 2। तो 1 और 2 दोनों क्या है? दोनों ने आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बना ली और दोनों ही बिजी हो गए, दोनों बिजी हो गए। तो फिर रिड्यूस कौन करेगा फेलिक सॉल्यूशन को या टॉलेंस रिएजेंट को? कौन रिड्यूस करेगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो दैट्स व्हाई सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्योंकि जो इनके फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन हैं दे आर फॉर्मिंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ऐसा नहीं है कि सारे डाइसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग हो जाते हैं, सारे डाइसेकेराइड नॉन रिड्यूसिंग नहीं होते, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है। क्लियर? तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नोट डाउन करना है नोट डाउन कर सकते हो पॉज करके। सो लेट्स मूव फर्दर। सुक्रोज के बारे में इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि कुछ पूछा जाएगा, डिस्क्रिप्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ ली है। नेक्स्ट डाइसेकेराइड इज माल्टोज। माल्टोज के अंदर हमने क्या पढ़ा था? माल्टोज भी एक डाइसेकेराइड है जिसमें अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट्स होती हैं और उनकी आपस में C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। तो अल्फा डी ग्लूकोज की 2 यूनिट्स बना लो भाई, ऐसे ही अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा अल्फा डी ग्लूकोज ऐसे बन गया। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, दिस इज कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4 हो गया, कार्बन नंबर 5 हो गया, और इसका ऊपर जो CH2OH होता है दैट इज कार्बन नंबर 6। हमेशा यहाँ पर ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 वाला कार्बन ऊपर हो गया। अब फटाफट बनाएंगे। ग्लूकोज में फर्स्ट सेकंड थर्ड कार्बन के ऊपर OH होता है क्योंकि थर्ड कार्बन पे हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में OH रहेगा। ये दोनों ही अल्फा फॉर्म है, तो अल्फा फॉर्म में कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो OH है वो राइट हैंड साइड में होगा, तो फर्स्ट कार्बन का OH दोनों का नीचे आ जाएगा। सेकेंड वाले का बाकी जितने भी बच गए उन सभी के ऊपर जो OH है वो राइट हैंड साइड में होता है, तो इसका भी नीचे, इस वाली पोजीशन का, फोर्थ पोजीशन का भी नीचे। बाकी बच गए उनको H से रिप्रेजेंट करेंगे, H से सेटिस्फाई कर देंगे, यहाँ पर H, यहाँ पर H। सिमिलरली इसका ये भी अल्फा फॉर्म है, तो अल्फा फॉर्म में 1 2 3 पे ए कर दिया और बाकी सबका नीचे आएगा क्योंकि सभी OH राइट हैंड साइड में होते हैं। OH H H H। क्लियर? ये चीज आ गई, 2 अल्फा डी ग्लूकोज बन गए। अब यहाँ पर मैंने क्या पढ़ा कि माल्टोज के अंदर C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है 2 अल्फा डी ग्लूकोज यूनिट की। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है।
तो इन दोनों की C1 और C4 पे ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। तो ये कार्बन नंबर 1 इस वाले ग्लूकोज का और इस वाले ग्लूकोज का ये कार्बन नंबर 4। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा होगा कि देखो ये यहाँ से क्या होगा, वाटर का रिमूवल हो जाएगा। H2O जैसे ही रिमूव होगा तो बचेगा क्या, खाली एक सिंगल O बच जाएगा, और वो सिंगल O जैसे ही बाहर निकलेगा यहाँ से, सिंगल यहाँ से जैसे ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा तो ये आपस में ऑक्साइड लिंकेज बना लेंगे ऐसे। इसी को क्या कहा जाएगा, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया, जो ये लिंकेज बन गई, दिस इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 के बीच में बनी है। तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा माल्टोज का। कुछ भी ऐसे ये याद रखने की जरूरत नहीं, आप ऐसे याद रखोगे ना कि 2 अल्फा डी ग्लूकोज से बना हुआ है और C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है, तो ऑब्जेक्टिव आपसे हो जाएगा। और उसी को ऐसे बना के और यहाँ अप्लाई करोगे तो ये स्ट्रक्चर भी बन जाएगा। और अगर ये स्ट्रक्चर याद करने जाओगे कि ऐसे होता है, यहाँ पे O है, ऐसे है, तो कभी आप याद नहीं कर पाओगे, हमेशा भूलोगे। क्लियर। अब नेक्स्ट है माल्टोज के बाद लैक्टोज। लैक्टोज में बीटा डी ग्लूकोज है और प्लस में है बीटा डी गैलेक्टोज, और इन दोनों की C1 C4 लिंकेज होती है। C1 इसका और C4 इसका, C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। गैलेक्टोज आपने नहीं पढ़ा है, इसको मैं बता देती हूँ, कुछ नहीं है, सिंपल है गैलेक्टोज में, और कुछ भी नहीं है। जैसे ग्लूकोज हम बनाते हैं ना, वैसे ही बनाना है। बस ग्लूकोज के अंदर जो थर्ड कार्बन होता है, ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, थर्ड कार्बन का OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है, ऊपर आता है। इसमें फोर्थ कार्बन का भी OH लेफ्ट हैंड साइड में होता है बस, और बाकी सब कुछ स्ट्रक्चर ग्लूकोज के जैसे है। अल्फा, ये देखो बीटा डी ग्लूकोज है यहाँ पर, तो बीटा डी ग्लूकोज के अंदर फर्स्ट कार्बन पे जो OH होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, तो यहाँ ऊपर चला जाएगा और H नीचे आ जाएगा। H नीचे आ गया, सिक्स्थ कार्बन ऊपर, CH2OH ऊपर, यहाँ पर H, ये बन गया बीटा। जैसे बीटा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन का OH ऊपर है, ऐसे उसका भी जो फर्स्ट कार्बन है उसका OH ऊपर है। ये हो गया बीटा डी गैलेक्टोज। बीटा डी ग्लूकोज में बस जो फोर्थ कार्बन का OH ऊपर कर दिया ना, ये नीचे आएगा, बाकी सब कुछ एज इट इज है। बीटा डी ग्लूकोज है तो फर्स्ट कार्बन का जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, तो इट मींस फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर, H नीचे। सेकंड कार्बन पे राइट हैंड साइड में है, थर्ड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड में होता है फिर से, तो ऊपर यहाँ नीचे। देन बाकी जो भी बच गया, सिक्स्थ कार्बन तो CH2OH ऊपर है ही, यहाँ पर H, फोर्थ कार्बन पे OH नीचे है, ये ऊपर है। ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने कि C1 C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, ये वाला कार्बन एटम और ये वाला कार्बन एटम, इसमें से OH जाएगा। तो एक देखो, एक OH यहाँ है, एक OH यहाँ है, तो यहाँ से अगर वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है तो H, 2H और एक O चला जाएगा, तो ऐसे क्रॉस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। कैसे बनेगी देखो भाई, इन्होंने आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनानी है, तो ये क्या करेंगे, ऐसे यहाँ पर O और यहाँ पर बीच में O आ जाएगा, और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर ये वाली ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई। तो दिस वाज बीटा डी गैलेक्टोज, दिस इज बीटा डी ग्लूकोज। बस बीच में से C1 C4 में से ये 1 है, ये 4 है, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकाला, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन गई, तो दिस इज लैक्टोज। तो आपको ऐसे जो इसकी हाइड्रोलिसिस वाली यूनिट्स हैं, मोनोसैकेराइड वाली यूनिट है, उनको ध्यान में रख के स्ट्रक्चर बनाओगे तो इजिली बन जाएगा, रट के बनाओगे तो नहीं बनेगा। तो ये सब हमने सारे डाइसैकेराइड्स के बारे में पढ़ लिया। 3 ही डाइसैकेराइड हमारे सिलेबस के अंदर थे, वो सारी चीज हम पढ़ चुके हैं। अब लास्ट टॉपिक जो हमारा कार्बोहाइड्रेट के अंदर बचा है, दैट इज पॉलीसैकेराइड्स, तो उसको भी खत्म कर लेते हैं। पॉलीसैकेराइड्स, अब पॉलीसैकेराइड के अंदर क्या क्या चीज आपको पढ़नी है, पॉलीसैकेराइड्स भी 3 पढ़ने हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, इसमें भी जैसे हमने एक बेसिक पढ़ा था, इसको पहले बेसिक पढ़ लेते हैं, जो कि MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है। डिस्क्रिप्टिव के लिए आपको यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं पूछे जाते। एक हो सकता है कि स्टार्च में बेशक स्ट्रक्चर पूछ ले, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन का, बट बहुत कम चांसेस है, नहीं पूछे जाते। स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो अभी जो डाइसैकेराइड्स तक थे वहां तक स्ट्रक्चर पूछे जा सकते हैं, किसी के भी, जितने भी मैंने कराए हैं। तो पॉलीसैकेराइड्स 3 टाइप्स के यहाँ पर होते हैं जो हमें पढ़ने हैं। वन इज स्टार्च,
नेक्स्ट इज सेल्यूलोज, नेक्स्ट इज ग्लाइकोजन। स्टार्च, सेल्यूलोज और ग्लाइकोजन। जो स्टार्च है, स्टार्च कार्बोहाइड्रेट्स है जो कि प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। सेल्यूलोज भी प्रेजेंट होता है प्लांट्स के अंदर। पर जो ग्लाइकोजन है उसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है और ये एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। एनिमल स्टार्च भी कहते हैं और ये एनिमल स्टार्च कहते हैं, तो ये एनिमल्स के अंदर ही प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट इन एनिमल्स। ये दोनों प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है कि जब बहुत सारी यूनिट्स 10, 12, 50, 100 ऐसी मोनोसैकेराइड यूनिट जो है वो कंबाइन होती हैं तो पॉलीसैकेराइड मिलता है। या पॉलीसैकेराइड के हाइड्रोलिसिस करने पे हमें इतनी सारी यूनिट्स मिलती हैं। तो ये क्या होंगे? पॉलीसैकेराइड मीन्स ये एक तरह के पॉलीमर्स होंगे, तो इनका एक मोनोमर होगा, तो एक ही मोनोमर जो है वो बहुत लंबी चेन बनाता चला जाएगा और पॉलीसैकेराइड मिल जाएंगे। तो हमें इनके मोनोमर्स पता होने चाहिए कि भाई किसका मोनोमर क्या है। जैसे स्टार्च है तो स्टार्च का मोनोमर क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा डी ग्लूकोज, इसको हम चेन में लगाते चले जाएंगे तो मुझे स्टार्च मिल जाएगा। सेलुलोज है, सेलुलोज का भी ग्लूकोज यूनिट है, बट कौन सी ग्लूकोज यूनिट है? इसकी मोनोमर यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज। हमें पता है अल्फा और बीटा के बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। इन्हीं दोनों की पूछी जा सकती है कि भाई इसके अंदर कौन सी मोनोमर यूनिट है, इसके अंदर कौन सी मोनोमर यूनिट है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहा जाता है, तो जैसे स्टार्च में यूनिट्स होती है ऐसे उसके अंदर भी होती है, बट वो आपसे पूछी नहीं जाएंगी। ये दोनों चीज आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपको याद रखना है कि स्टार्च की मोनोमर यूनिट है अल्फा डी ग्लूकोज, सेलुलोज की मोनोमर यूनिट है बीटा डी ग्लूकोज। की जब इनको अरेंज किया जाएगा तो ये बार बार रिपीट होके बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज दे देगी और अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च दे देगी। अब ये जो ग्लूकोज यूनिट्स हैं इनको अरेंज किस तरह से किया जाएगा? स्ट्रेट चेन में किया जाएगा, ब्रांचिंग में किया जाएगा, क्रॉस लिंक में किया जाएगा, कैसे किया जाएगा? तो उसके लिए आपको ये चीज याद रखनी है कि जो स्टार्च है ना, वो स्टार्च के दो कंपोनेंट्स होते हैं। एक कंपोनेंट होता है अमाइलोज और एक कंपोनेंट होता है अमाइलोपेक्टिन। इन दोनों में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्च के दो कंपोनेंट होते हैं। अमाइलोज, जैसे नेम इसका छोटा है तो इसके अंदर इट मींस कि इसके अंदर बहुत ही कम परसेंटेज स्टार्च का प्रेजेंट होता है। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसको बताती हूँ अच्छे से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो स्टार्च के दो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट के बीच में डिफरेंस आ सकता है। किसी भी एक कंपोनेंट के बारे में पूछ सकते हैं, स्टार्च के बारे में पूछेंगे तो भी आपको इन दोनों के बारे में लिख के आना है। तो स्टार्च के दो कंपोनेंट्स हैं अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो छोटा नेम है, अमाइलोपेक्टिन थोड़ा बड़ा नेम है। तो इस कॉन्सेप्ट से हम याद रखेंगे जिसका छोटा नेम है उसके अंदर स्टार्च का जो अमाउंट है वो कम होगा। तो इसके अंदर 15 से 20% स्टार्च प्रेजेंट रहता है। इस वाले कंपोनेंट के अंदर कम स्टार्च प्रेजेंट होता है, 15 से 20% स्टार्च होता है। इसके अंदर 80-85% स्टार्च प्रेजेंट होता है। नाम बड़ा तो इसके अंदर अमाउंट भी बड़ा, ये चीज याद रखनी है। 15 से 20% स्टार्च है, उधर 80 से 85% स्टार्च है। अमाइलोज के अंदर 200 से 1000 यूनिट्स में कह सकती हूँ अल्फा डी ग्लूकोज की कनेक्टेड होती है, कनेक्टेड है स्ट्रेट अनब्रांच्ड, स्ट्रेट चेन में कनेक्टेड होती हैं, अनब्रांच्ड होती है, ब्रांचिंग नहीं होती, स्ट्रेट चेन की। एक अल्फा डी ग्लूकोज फिर उसके बाद ऐसे स्ट्रेट चेन में लगी हुई है, नो ब्रांचिंग। बट यहां पर स्ट्रेट चेन के साथ साथ ब्रांचिंग भी होती है, स्ट्रेट प्लस ब्रांचिंग दोनों प्रेजेंट होती है इसके अंदर। अब जब स्ट्रेट होगा तो जैसे मैंने बाकी डाइसैकेराइड्स में बताया कि भाई जैसे ग्लूकोज है, सॉरी सुक्रोज है, तो वो C1C2 लिंकेज देता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की C1 और C2 कार्बन से ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होगी। अगर माल्टोज है तो C1C4 लिंकेज होगी। तो इसी तरह से यहाँ पर भी तो जब हम स्ट्रेट चेन में लिंक करेंगे अल्फा डी ग्लूकोज को तो कोई ना कोई लिंकेज होगी। तो यहाँ पर भी कौन सी लिंकेज होती है?
C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट होती है स्ट्रेट चेन में। अब ब्रांचिंग जब होती है, भाई ऐसे तो C1C4 स्ट्रेट मैंने लगा दिया, अब एक स्ट्रेट चेन मेरे पास ऐसी है, फिर और ऐसे कई सारी चेन होगी, तो एक स्ट्रेट चेन को दूसरी स्ट्रेट चेन से जब मैं इसे जोड़ूंगी तभी तो ब्रांचिंग होगी। तो एक स्ट्रेट चेन जब नॉर्मल स्ट्रेट चेन बनेगी तो यहाँ पर भी C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी, बट प्लस में जब ब्रांचिंग होगी, ये तो हो गया स्ट्रेट चेन के लिए, जब ब्रांचिंग होगी तो नीचे वाले जो स्ट्रेट चेन है उसके किसी भी ग्लूकोज के फर्स्ट कार्बन से ऊपर वाले कार्बन के सिक्स्थ कार्बन के साथ C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी जब ब्रांचिंग होगी, जब चेन की ब्रांचिंग होगी। ये आपको याद रखना है कि C1C4 स्ट्रेट चेन में होगी और ब्रांचिंग में C1C6 ब्रांचिंग चेन में C1C6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होगी। ये चीज समझ आ गई? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो स्टार्च, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन डन हो गया। अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है, जो मैंने ये चीज अभी आपको बताई है, देखो ये जो चीज बताई है, अगर आपको इसका स्ट्रक्चर देखना है तो देखो मैं स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। C1C4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज अल्फा डी ग्लूकोज की माल्टोज के अंदर होती है। तो माल्टोज को जब ऐसे मैं आगे कनेक्ट करती जाऊंगी कि भाई ये ऐसे चल रहा है और ये ऐसे पीछे से चला आ रहा था, ये लंबी चेन ऐसी होगी, ऐसी ही चेन को दोबारा से, ऐसी ही चेन को और ऐसी कई सारी चेन होगी। तो सपोज इसके नीचे भी एक चेन ऐसी लगी हुई है, इसके ऊपर भी एक चेन ऐसी लगी हुई है, तो सपोज इसके ऊपर जो चेन लगी हुई है, तो ये जो कार्बन नंबर 6 है ना, और ऊपर इसके बाद जब ये कार्बन नंबर 1 आएगा, ऐसे तो आएगा। देखो, अगर इसके ऊपर सेम चेन लगी हुई है, ऐसी चेन मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ, तो ये वाला जो कार्बन नंबर 1 हो जाएगा नेक्स्ट ग्लूकोज का। ये कार्बन नंबर 1 और ये कार्बन नंबर 6 जो है आपस में यहां पर बॉन्डिंग करेंगे और ब्रांचिंग होती चली जाएगी, तब वो क्या बन जाएगा? स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन वाला कंपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ आ गई? ऐसी स्ट्रेट चेन बहुत लंबी चली गई तो वो अमाइलोज कंपोनेंट है, और ऐसी स्ट्रेट चेन एक दूसरे के ऊपर अगर कनेक्टेड हो रही है C6 और C1 पोजीशन से, तो उसके केस में अमाइलोपेक्टिन वाला कंपोनेंट बन जाएगा। क्लियर? कभी भी इनका मुझे नहीं लगता कि कभी आपको इनका स्ट्रक्चर आएगा ये पॉलीसैकेराइड्स का, बट एग्जाम्पल में या आपसे डेफिनेशंस पूछ सकते हैं, आपसे अमाइलोज अमाइलोपेक्टिन का डिफरेंस पूछ सकते हैं, आपसे ऑब्जेक्टिव में इनकी लिंकेज पूछ सकते हैं, और पूछी गई है लिंकेज। EMRS में जो लास्ट ईयर 2023 का EMRS हुआ था, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, डिस्क्रिप्टिव नहीं था, तो उसमें पूछा गया था शायद सेलुलोज या ग्लाइकोजन में से किसी की लिंकेज, ग्लाइकोजन नहीं होगा, सेलुलोज की शायद लिंकेज पूछी गई थी, या इसमें से अमाइलोपेक्टिन या किसी एक पॉलीसैकेराइड की ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पूछी गई थी कि कौन कौन से कार्बन के बीच में होती है। तो ये चीज समझ आ गई। सेलुलोज में आपको याद रखना है बीटा डी ग्लूकोज है। अब इसमें जो है, इसमें ब्रांचिंग नहीं होती, इसमें सिर्फ बीटा डी जो ग्लूकोज है वो स्ट्रेट चेन में अरेंज होती है। सेलुलोज ब्रांच्ड कंपाउंड नहीं है, ये एक स्टार्च ब्रांच्ड कंपाउंड है कि अमाइलोज की जो स्ट्रेट चेन्स हैं और फिर अमाइलोपेक्टिन में स्ट्रेट चेन आपस में ब्रांचिंग कर लेती हैं। ग्लाइकोजन हाईली ब्रांच्ड होता है, ये हाईली ब्रांच्ड होता है, ये स्टार्च से भी ज्यादा ब्रांच्ड होता है। तो जितनी चीजें मैं यहां पर लिखवा रही हूं उतनी चीजें आपको इन सभी के लिए याद रखनी है। एक और चीज ग्लाइकोजन के लिए याद रखनी है जो कई बार पॉइंट्स में पूछ ली जाती है कि एक तो ये प्रेजेंट होता है लिवर में, मसल्स में, क्योंकि एनिमल स्टार्च है तो लिवर में प्रेजेंट होता है, मसल्स में प्रेजेंट होता है, और ये नॉर्मल ह्यूमन बींग्स के लिवर और इन सब के अलावा ये ईस्ट और फंगी में भी प्रेजेंट होता है, ईस्ट और फंजाई या फंगी में भी प्रेजेंट होता है। ये 1 मार्क MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि भाई ईस्ट के अंदर उनमें से कौन सा पॉलीसैकेराइड है, तो ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, आप मुझसे किसी भी वीडियो के जो बायोमोलिक्यूल्स है उसके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई भी डाउट है पूछ सकते हो, नेक्स्ट वीडियो आपको किस उस पे चाहिए आप वो भी कमेंट करके बता सकते हो, अदरवाइज ये बायोमोलिक्यूल तो हम कंप्लीट करेंगे ही करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो।
तो बायोमोलिक्यूल्स का जो ये पोर्शन था, कार्बोहाइड्रेट्स बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बायोमोलिक्यूल्स आ रहा है, चाहे वो EMRS है, चाहे वो KVS है, उन सभी के अंदर बायोमोलिक्यूल्स में से कार्बोहाइड्रेट से मान लो कि 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा, चाहे वो 1 1 मार्क के आ जाए, चाहे वो एक डिस्क्रिप्टिव आ जाए, कुछ भी आ जाए। जितना हमने ये 2 क्लासेस में पढ़ लिया, इसमें 3 से 4 नंबर का 100% है कि आएगा ही आएगा। तो टॉपिक्स को इस तरह से पढ़ना है, स्मार्ट स्टडी करनी है, क्योंकि हमारे पास टाइम इतना नहीं है हम सारी चीजें बिल्कुल डीपली पढ़ लें। उससे कोई फायदा नहीं है कि पहले आपको पहले 10-15 दिन के अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स कवर करने वाले टॉपिक्स हैं उनको खत्म करो, कि थोड़ी देर में ज्यादा मार्क्स आपको दे देंगे। कम चीज पढ़ो, पर ऐसी पढ़ो कि वो 100% आएगी आएगी। उसके बाद जब टाइम बचेगा तो सारी चीज पढ़ो। खूब टाइम था इससे पहले, तब आपने डीप स्टडी करनी थी, बट अब स्मार्ट स्टडी करनी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पहले कवर करने हैं, उसके बाद बाकी डीप स्टडी करनी है। So that's all for today's class. Do like, share and subscribe my channel. Thank you everyone.